गुड मॉर्निंग सभी को एक बार फिर से। जनाब लास्ट क्लास में देखो अपन ने दो क्वेश्चन बचे हैं छोटे छोटे अपने। एबीसी कॉस्टिंग आज हमारा खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन होमवर्क करने को दिया था मैंने आप लोगों को। चलिए आज एक ये क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा। ये अकाउंटिंग टैक्सेशन ऑडिटिंग वाला तो हो ही गया था हमारा। यस सर। और आज अपने को दो क्वेश्चन बचे। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 बचा है, ये भी इजी सा है। और फिर लास्ट बचा है इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखिएगा सब बच्चे। 8 में हमको बोला गया है कि एक कंपनी है जो ऑटो बनाती है, मैन्युफैक्चर और सेल करती है टू ऑटोमोबाइल कंपोनेंट ए एंड बी, दो प्रकार के कंपोनेंट बनाती है और उनको बेचती है। बोथ आर द आइडेंटिकल एंड स्लाइट वेरिएशन इन डिजाइन। बोला दोनों लगभग सेम है लेकिन थोड़ा सा डिजाइन में चेंज है। ऑल्दो द मार्केट ऑफ बोथ द प्रोडक्ट आर सेम, दोनों प्रोडक्ट का मार्केट जो है मतलब कितना क्वांटिटी बिकेगा वो भी सेम है। मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी ए इज वेरी हाई, ए वेरी हाई है और बी वेरी लो। बी कम बिकता है, ए ज्यादा बिकता है। द कंपनी अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग सेम बोथ द प्रोडक्ट। अकाउंटेंट ने ये कॉस्ट शीट बनाई है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड 400%, टोटल कॉस्ट 281 रुपये। कितनी कितनी क्वांटिटी बेचेंगे, इतनी इतनी क्वांटिटी बेचेंगे। किस किस भाव में बेचेंगे, ये भाव में बेचेंगे। टोटल सेल, ये टोटल सेल इन दोनों की मिला के, दोनों प्रोडक्ट की मिला के सेल है। और ये टोटल कॉस्ट भी दोनों प्रोडक्ट की है, प्रॉफिट भी दोनों प्रोडक्ट का है। आपसे क्या पूछा है, कंपनी मार्केटिंग मैनेजर आफ्टर अटेंडिंग द वर्कशॉप ऑन एबीसी चैलेंज। बोला कंपनी का जो मैनेजर है वो एबीसी कॉस्टिंग के बारे में पढ़ के आया है। द नियरेस्ट कंपटीटर का है जो हम यही वाला प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी जो हमारी कंपटीटर है वो बेचती है, वो इन भाव में बेचती है रिस्पेक्टिवली। हमको क्या करना है भाई, एंड इफ द कंपनी कैन मैच द कंपटीटर प्राइस, हम भी इसी प्राइस पे बेचें तो हम भी 75,000 क्वांटिटी ईच की बेच पाएंगे, 75 बेच पाएंगे दोनों की। द प्रोडक्शन मैनेजर कन्फर्म दैट द प्रोडक्ट प्रोड्यूस द मिक्स इज द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। दो तो आपसे मैनेजर जो है वो क्या बोलता है कि आपको क्या करना है। नंबर 1 ये बोलता है प्रोड्यूस ए अंडरगो 5 ऑपरेशन। प्रोडक्ट ए बनाने में 5 एक्टिविटी करनी पड़ती हैं, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। प्रोडक्ट बी बनाने में 2 ऑपरेशन, 2 एक्टिविटी कम करनी, दो एक्टिविटी करनी पड़ती हैं। ऑल द टोटल सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस आर द सेम फॉर द बोथ द प्रोडक्ट, बाकी खर्चे सेम रहेंगे। 75% ओवरहेड है अंडर दीज मेजर हेड रिलेटिंग टू द सब कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन। बोला जितने भी ओवरहेड है उनका 75% है ना, वो इन 5 और 2 7 एक्टिविटी से कनेक्टेड है। और बाकी के जो खर्चे हैं वो है सब कॉन्ट्रैक्ट वर्क के। आपको करना है रिवाइज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है मार्केटिंग प्रपोजल के हिसाब से। तो करना क्या है बच्चे, इसमें एबीसी कॉस्टिंग के हिसाब से आपको ये खर्चे बांट के प्रॉफिट निकाल के बताना है। तो आइए जनाब सॉल्यूशन को शुरू करिएगा। सबसे पहले लिखिएगा, हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट ने तो जॉब कॉस्टिंग के हिसाब से तो कॉस्ट शीट बना ही रखी है। तो फटाफट से अपन थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। पहला वर्किंग नोट लिखिएगा, आवर अकाउंटेंट, इलस्ट्रेशन नंबर 8 का सॉल्यूशन लिखिएगा। Our accountant prepared job cost sheet under traditional method. Under traditional method. Traditional method. तो यहाँ पे एक कॉस्ट शीट बनाइए। यहाँ पे बनाइए एक कॉस्ट शीट। यहाँ रुपीज लिखिए, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखिएगा। आ जाओ पर्टिकुलर्स लिखिएगा। यहाँ रुपीज लिखिएगा, यहाँ पर्टिकुलर्स लिखिएगा। सबसे पहले इधर लिखिएगा टोटल यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, दोनों की मिला के हम
147 150 क्वांटिटी बेच रहे हैं आज के दिन। ठीक है, और इसकी कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल लगा रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल बोलता है चाहे कौन सी भी क्वांटिटी बना लो 125 रुपये खर्च होते हैं, पर यूनिट में ही लिख लेना। डायरेक्ट लेबर लिख लेना, पर यूनिट 24 रुपये लगते हैं। ये क्वेश्चन नहीं बोल रखा अपने को। डायरेक्ट एक्सपेंस 36 रुपये लगते हैं। ठीक है, फटाफट से लिखो। और फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड लगते हैं अपने को 96 रुपये। सो लगाइएगा सब लोग, टोटल कॉस्ट लगाइएगा इसका। $281. 281। सब बच्चे पहले यहां तक लिखिएगा। लिखा सबने यहां तक? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ, क्वेश्चन में ही है। अब इसके टोटल अमाउंट और निकालेंगे अपन। देखो, ये क्वेश्चन ने डेटा दिया था जॉब कॉस्टिंग के हिसाब से, तो हमने जॉब कॉस्टिंग के हिसाब से तो टोटल कॉस्ट हमने निकाल दी। अब हमको देखो एबीसी कॉस्टिंग करने के लिए हमको ओवरहेड का टोटल अमाउंट चाहिए। क्या हमारे पास में ओवरहेड का टोटल अमाउंट है? क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन 96 पर यूनिट का, और आज के दिन क्वांटिटी कितनी बेच रहे हैं अपन? 147 150। तो एक काम करिएगा, नीचे इसी के नोट बनाइएगा एक। इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड्स। तो मैंने कहा देखो, टोटल ओवरहेड्स हैं वो है 96 तो पर यूनिट मल्टीप्लाई 147 150, तो ये आ रहा होगा आपका 96 147 150, 1,41,41 22 सैकड़ा 4,10 करोड़, 1,41,26,400 रुपए। अब इसके अंदर क्वेश्चन ने बोला है हमको कि 75% जो हैं वो तो इन 4-5 जो 5 और 2 7 ऑपरेशन से कनेक्टेड है। मतलब 75% है ना, वो तो वेरिएबल नेचर के हैं, वेरिएबल नेचर के हैं जो एक्टिविटी से कनेक्टेड है। तो इसका 75% निकालो। ये हो गए बच्चों वेरिएबल नेचर के, और वेरिएबल नेचर के है कनेक्टेड विद 7 ऑपरेशन, 7 ऑपरेशन, मतलब 7 एक्टिविटी के हैं ये। तो टोटल अमाउंट जरा निकालो इसका 75%, 1,05,94,800 आ गया इतना। और बाकी बच्चों 25% के बारे में कुछ जानकारी दे नहीं रखी है। वी आर अज्यूमिंग, हम ये मान रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग दैट ये है फिक्स्ड ओवरहेड। तो 25% अमाउंट और निकालेंगे तो ये बनेगा आपका 35,31,600 रुपये। 35,31,600 रुपये। ठीक है जवानों, यहां तक चलो। अब ये तो हो गया एबीसी कॉस्टिंग, सॉरी जॉब कॉस्टिंग से। अब अपने को एक टेबल बनानी है एबीसी कॉस्टिंग से, तो इसी के नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ
प्रॉफिट एंड टोटल कॉस्ट अंडर एबीसी, और इसमें दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग बनाना है। तो पर्टिकुलर का कॉलम तो रखना छोटा और अमाउंट के दो बड़े बड़े कॉलम रखना। पर्टिकुलर प्रोडक्ट पहले का नाम क्या था, ए और बी, ए और बी। यहां लिखो नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। बोलता है कि अगर हम एबीसी कॉस्टिंग अपना लेना और हमारी प्राइसिंग भी वैसी ही कर लें जैसी कंपटीटर की है, तो अभी तो हम इतनी इतनी क्वांटिटी बेच रहे हैं, अगर ये वाले प्राइस कर लें एबीसी कॉस्टिंग लगा के, तो दोनों की प्राइस, दोनों की क्वांटिटी कितनी कितनी से 75 बेच पाएंगे। तो एक काम करिए जरा, यहाँ पे लिखिएगा 75,000 यूनिट्स, अगर इतनी बेच पाएंगे एबीसी के अंदर 75,000 यूनिट्स। इसको बनाने में प्राइम कॉस्ट कितनी लगेगी वो क्वेश्चन वाले को देना पड़ेगा। तो बच्चों यहां लिखो आप प्राइम कॉस्ट। जरा एबीसी कॉस्टिंग वाले को पढ़ के, सॉरी जॉब कॉस्टिंग वाले को पढ़ के प्राइम कॉस्ट बताओ जरा कितनी रहेगी। अलग अलग बतानी है। देखो इसका जोड़ लो, ये वाला कितना बैठेगा 185। तो क्या मैं यहां लिख दूं @185। तो 185 मल्टीप्लाई 75,000, 1,38,75,000। और दूसरे का आ जाएगा 1,38,75,000 प्राइम कॉस्ट। प्लस करना है बच्चों अपने को ओवरहेड्स। अब एबीसी कॉस्टिंग बताओ बच्चों, ओवरहेड है वो किस बेसिस के ऊपर अलोकेट होते हैं, एक्टिविटी के बेसिस पे। और हमारे पास में कितने टाइप्स के ओवरहेड है, दो टाइप के, एक वेरिएबल नेचर जो कितने ऑपरेशन से कनेक्टेड है 7, और दूसरा है फिक्स्ड ओवरहेड जिसका कनेक्शन क्वेश्चन ने कुछ नहीं बता रखा, मतलब कॉस्ट ड्राइवर नहीं बता रखा। तो पहले तो एक काम करो, वेरिएबल वालों को यहां लिख लो, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड। अब ये जो वेरिएबल ओवरहेड है इसका कॉस्ट ड्राइवर देखो, ये वाली लाइन पढ़ो जरा एक बार आप, ये वाली लाइन पढ़ के देखिएगा। क्वेश्चन ने हमको क्या बोला है कि प्रोडक्ट ए के अंदर 5 ऑपरेशन 5 एक्टिविटी करते हैं, प्रोडक्ट बी के अंदर 2 एक्टिविटी करते हैं, और ये किस चीज से कनेक्टेड है, सब कॉन्ट्रैक्ट से। फिर बताता है कि टोटल ओवरहेड है उसका 75% है ना, वो क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग है। तो 75% अमाउंट तो हमने पहले निकाल लिया, और इस 75% अमाउंट में टोटल कितनी एक्टिविटी हो रही है हमारी 7। तो बताओ बच्चों इस 75% अमाउंट को 5 और 2 के रेशियो में बांट दें क्या, यस। तो वेरिएबल ओवरहेड हमारे थे 1,05,94,000 ना, 1,05,94,800 डिवाइड बाई 7 ऑपरेशन, और इसके लिए हमने 5 ऑपरेशन किए हैं। तो इसका अमाउंट कितना आएगा 75,67,714। और दूसरे वाले में जवानों 1,05,94,800 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 2, 4,5 नहीं आएगा, वापिस करो जरा। ये आएगा आपका, यश का सही आया है 302,708,5.71। ठीक है, ये हो गए वेरिएबल ओवरहेड बट गए। अब अपने को बांटने कौन से हैं, फिक्स्ड ओवरहेड, वो भी तो दोनों क्वांटिटी पे बांटने।
अब इसके लिए क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया कि इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, इन दोनों को किस रेशियो में बांटें। तो या तो इक्वल बांट दो या फिर क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो। क्वांटिटी के रेशियो में बांटोगे तो भी इक्वली बटेगा, इक्वल बांट देते हैं। तो बच्चों इसी के नीचे ये अजम्पशन लगा देंगे हम कि जो फिक्स्ड ओवरहेड है ये हमने अज्यूम किया है, अज्यूम इन क्वांटिटी रेशियो दैट इज 1:1। तो बच्चे ये अमाउंट है 35,31,600, 17,65,800, 17,65,800। ये आ जाएगी इनकी टोटल कॉस्ट दोनों प्रोडक्ट की। तो ऊपर से लेके नीचे तक जोड़ लो, 1,38,75,000 प्लस 75,67,714 प्लस 17,65,800, 2,32,08,514। इतना ही आ रहा है क्या? वेरी गुड। 138, वेरी गुड। 302 5 30 27 085। एट 8 5 डिवाइड बाई यूनिट्स कर देते हैं। यूनिट्स हैं बच्चों 75,000, 75,000। तो टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी डिवाइड 75,000, 905। अनुष्का का सही आ गया है। ए वाले का और जरा बताओ। 309 के आसपास आ रहा है मेरा, तो एक बार वापस कर लेता हूं मैं। कितना आ रहा है? हाँ जी बच्चे, हाँ 446। ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गई बच्चों। अब इसको अपन बेचेंगे तो सेल प्राइस पर यूनिट होगा, वो क्वेश्चन में गिवन है। बोला अगर इसको हम बेचेंगे ना तो बेचेंगे किस रेट पे? बेचेंगे हम एबीसी कॉस्टिंग में जो सेल प्राइस है कंपटीटर वाला 330 और 275, 330 और 275। तो क्या प्रॉफिट पर यूनिट बता सकते हैं? -330, 20.55 एंड लास्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा भाई 248.905 डिवाइड बाई 275, 248.905, 26.1। राउंड ऑफ करोगे तो 26.1 आ जाएगा, और राउंड ऑफ नहीं करोगे तो 0.095 आ जाएगा। तो ये था एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन हमारा। ठीक है, अब एक बार लास्ट का कंक्लूजन और देख लो, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, सवाल खत्म हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि प्रिपेयर करिए दोबारा से प्रॉफिट निकालने का और फाइंड आउट द मार्केटिंग मैनेजर प्रपोजल इज वाइबल और नॉट। ये जानना चाहता है कि पहले जो काम कर रहे थे कॉस्टिंग में वो ज्यादा ठीक है या एबीसी वाला ज्यादा ठीक है। तो एक लास्ट का नोट और लिख दीजिएगा।
तो हमने कहा देखो भाई, प्रॉफिट अंडर जॉब कॉस्टिंग, पहले प्रॉफिट जॉब कॉस्टिंग में कितना होता था। तो जॉब कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैसे निकालें, देखो क्वेश्चन ने खुद ने ही निकाल के दे रखा है। देखो टोटल कॉस्ट भी दे रखी है क्वेश्चन ने और टोटल सेल भी दे रखी है। तो देखो जनाब, क्या क्वेश्चन ने प्रॉफिट भी दे रखा है क्या दोनों प्रोडक्ट का, 25,64,350 दोनों प्रोडक्ट का। तो मैं यहां लिख देता हूं बोथ प्रोडक्ट, बोथ प्रोडक्ट। क्वेश्चन में ही गिवन है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, करोगे तो भी इतना ही आएगा, 25,64,350। और जवानों, प्रॉफिट अंडर एबीसी सिस्टम में बोथ प्रोडक्ट का प्रॉफिट बताओ, दोनों का टोटल वाला अमाउंट जोड़ लेना। देखो प्रॉफिट पर यूनिट तो ये है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना 75 से, दोनों का जोड़ के 34,987, नहीं 750 तो नहीं है, वापिस करो जरा एक बार। 34,98375 है दोनों का प्रॉफिट। तो बताओ बच्चों, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया ना, प्रॉफिट इंक्रीज्ड इन एबीसी बाय कितने रुपए से इंक्रीज हो गया, 34,98375 माइनस 25,64,350, 93,934,025 रुपए से इंक्रीज हो गया, बिकॉज ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है, सेल प्राइस इंक्रीज हो गया है, एंड बेटर अलोकेशन ऑफ ओवरहेड अंडर एबीसी, ये इसके कारण रहे हैं। एक तो क्वांटिटी ज्यादा बेचने लग गए हैं पहले की तुलना में एबीसी के कॉस्टिंग सिस्टम में आते ही, सेल प्राइस को भी हमने ज्यादा कर दिया है, और बेटर अलोकेशन ऑफ द ओवरहेड अंडर एबीसी, तीन कारण हैं इसके। तो हमने कहा जो हमारा मैनेजर है उसका प्रपोजल वाइबल है। हमने कहा अवर मैनेजर प्रपोजल इज वाइबल, प्रपोजल इज वाइबल। तो ये लास्ट में डिसीजन जरूर लिख के आना है, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो डिसीजन जरूर, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन का काम नहीं रहा है, बस डिसीजन मेकिंग का ज्यादा काम है। तो दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन। चलें आगे थोड़ा सा और। तो क्वेश्चन में क्या डेटा था, देखो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में पहले जॉब कॉस्टिंग का दोनों का डेटा था, हमने दोनों का लिख दिया। फिर ओवरहेड का टोटल अमाउंट था नहीं, हमने ओवरहेड का टोटल अमाउंट निकाल लिया। इसी अमाउंट को हमने एबीसी सिस्टम से दो कैटेगरी में डिवाइड करके बांटा है। पहली कैटेगरी में क्योंकि 7 और 5 ऑपरेशन थे, 7, 5 और 2, और दूसरी में फिक्स में कुछ था नहीं, तो हमने अज्यूम किया है कि क्वांटिटी के रेशियो में बांट देंगे, इक्वल के रेशियो में बांट देंगे। और फिर क्वेश्चन ने बोला कि अगर ऐसा करोगे तो जो सेल प्राइस है वो भी दोनों का चेंज हो रहा है, तो प्रॉफिट भी चेंज होएगा। तो फिर प्रॉफिट को कंपेयर किया, जॉब कॉस्टिंग में प्रॉफिट इतना था, अब इतना हो गया, इतना बढ़ गया। बढ़ने के तीन कारण है, क्वांटिटी ज्यादा, सेल प्राइस ज्यादा, और बेटर लोकेशन ऑफ ओवरहेड। तो इसलिए हमारा जो मैनेजर है उसका प्रोजेक्ट है वो वाइबल रहेगा। डन। आइए जनाब, अब लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इस चैप्टर का समाप्त कर देंगे। एक बार फिर इसका पूरा सा शॉर्ट नोट और बनाएंगे। 9th पॉइंट पे, 9th वाले पे आ जाइए। ये थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरेटिकल है, ये इसके अंदर में हुआ करता था पहले, अब ये इसके अंदर डाल दिया है। आइए जनाब, बोलता है कि आप ना ब्रीफ रीजन के साथ बताइए, विल यू रिकमेंड द एबीसी सिस्टम।
इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, बोला कि बताइए अगर ये सिचुएशन है तो क्या एबीसी कॉस्टिंग लगानी चाहिए या पुराने वाले पे ही काम कर लेना चाहिए। पहला, एक कंसल्टिंग फर्म है कंसिस्टिंग द लॉयर, कुछ उसके पास लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट भी रखता है, वो कंप्यूटर इंजीनियर भी रखता है, हु प्रोवाइड द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस टू द क्लाइंट। मैनेजमेंट, पहले ना थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी क्या चीज है, फिर आप थोड़ा सा जवाब देना। देखो बच्चे, मेरी ना एक कंपनी है और मेरी है मैकडोनल्ड्स कंपनी। अब मैकडोनल्ड्स कंपनी क्या करती है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में सभी देशों में अपने आउटलेट लगाती है और आउटलेट की ओनरशिप खुद रखती है ये। मतलब क्या है कि जितने भी पूरे वर्ल्ड में आउटलेट लगेंगे, इंडिया में लगेंगे, पाकिस्तान में लगेंगे, इंग्लैंड में लगेंगे, हर जगह लगेंगे इसके आउटलेट, उसका आप देखेंगे ना इंटीरियर सेम रहेगा, और तो और प्रोडक्ट का टेस्ट भी क्या रहेगा, सेम रहता है। अब इतनी सारी ये ब्रांचेज और इतने सारे ये देश हो गए, अब इनका हिसाब किताब कैसे रखा जाए, इसके लिए क्या करती है मैकडोनल्ड्स कंपनी के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो इतने तामझाम का हिसाब रख पाए। इसके लिए जो हम जैसे लोग हैं, जो जिनका नाम बिग फोर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, है ना, नाम अगर सुना हो आपने, डिलोइट का नाम सुना हो, पीडब्ल्यूसी का नाम सुना हो, ईवाई का नाम सुना हो, एसेंचर कंपनी का नाम सुना हो, है ना, ये जो कंपनीज हैं, ये जो कंपनीज है ना, इनका काम ही ये है कि जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको हम ये बताएंगे कि तुम अपने बिजनेस को मैनेज कैसे करो, कितनी ब्रांच, कैसे हिसाब किताब लगाओ, कैसे खर्चों का लोकेशन करो, कितना बर्गर का प्राइस रहेगा ये डिसाइड करो। ये डिसाइड करने का काम करते हैं ये कंपनी। तो क्या होता है कि मैकडोनल्ड्स कंपनी हायर करती है इन कंपनीज को। इन कंपनीज का जो नाम है, इनको नाम है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनीज। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी ये जनरली दो काम करके देती हैं। एक तो ये सॉफ्टवेयर बना के देती हैं कि तुम ये पूरे मैकडोनल्ड्स का हिसाब रखने के लिए सॉफ्टवेयर बना के दे देंगी कि आप रियल टाइम में, जो मैकडोनल्ड्स का ओनर है वो ये पता कर पाए कि कौन सी वाली ब्रांच में कितने खर्चे हो रहे हैं, कितनी इनकम, कौन सी वाली ब्रांच प्रॉफिट में है, कौन सी वाली ब्रांच लॉस में है। सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फिर उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इनके स्टाफ को ट्रेन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में मैकडोनल्ड्स कंपनी इनसे रिश्ता तोड़ लेगी, नहीं, ये जीवन भर इनके साथ रहेंगे। ये कंपनियां जीवन भर और बहुत मोटा पैसा लेते हैं। तो हम जब सीए, सीएमए, सीएस बन जाते हैं ना, तो हमको भी एक एसएपी फिको नाम की प्रोफाइल होती है, उसके अंदर हमको जॉब करने का मौका मिलता है। वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बोला जाता है उसको। उसके अंदर क्या होता है कि आप एज ए 20 लोगों की लगभग टीम, मान लीजिए 20 लोगों की टीम के अंदर, जैसे मान लीजिए आप डिलोइट में लग जाते हैं, 20 लोगों की टीम के अंदर इन एमबीए वाले भी होंगे, आईआईएम वाले बंदे भी होंगे, आईआईटी वाले, बीटेक वाले बंदे भी होंगे, उसमें सीए, सीएस, सीएमए भी होंगे, उसमें कोई ये जो बड़े प्राइवेट कॉलेज से कोई डिग्री विग्री करके आते हैं मैनेजमेंट की, वो लोग भी होंगे। इन सब लोगों को एक मिक्सअप बना के, एक टीम बना के इनको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है। अब एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट अब आपको बताना है कि भाई अगर ऐसी कोई कंपनी है जो ये सर्विसेज देती है और वो क्या अपने क्लाइंट की कॉस्टिंग करने के लिए उसे एबीसी सिस्टम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो हम बताएंगे, देखो, क्योंकि कंपनी 3 प्रकार की चीजें डील करती है, तो कंपनी के खर्चे तो पूरे एक ही होते हैं, मतलब कंपनी का खर्चा ओवरहेड तो एक ही होता है, लेकिन ये ओवरहेड कितने सर्विस से रिकवर करना है, 3 सर्विस से। तो मेरे को बताओ, जिस सर्विस में ज्यादा एक्टिविटी, ज्यादा एफर्ट लग रहे हैं, उस सर्विस के प्राइस महंगे होने चाहिए ना, और महंगे होने चाहिए तो इसका मतलब है ओवरहेड का जो अलोकेशन है वो किस बेसिस पे रहना चाहिए, जितने एफर्ट जिसमें लग रहे हैं, हेंस एबीसी कॉस्टिंग के अंतर्गत रहना चाहिए। तो बस आपको क्या करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही आंसर देना है कि एबीसी सिस्टम यूज किया जाना चाहिए फॉर मोर एक्यूरेट कॉस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ सर्विस, हेंस एबीसी कैन बी यूज्ड फॉर कंसल्टिंग फर्म। तो क्योंकि ये 3 प्रकार की सर्विस देती है, तो अपने ओवरहेड की एलोकेशन इसको जॉब कॉस्टिंग से नहीं, कौन से कॉस्टिंग से करनी चाहिए, एबीसी कॉस्टिंग से करनी चाहिए।
ठीक है। दूसरा बताओ, कंपनी एक्स है, वो एक ही प्रोडक्ट बनाती है, बोले भाई एक ही प्रकार के ग्राहक अपने पास में आते हैं, दूसरी प्रकार के आते ही नहीं है। द ओवरहेड कॉस्ट मेनली कंसिस्टिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, और ओवरहेड है ना वो एक ही है बस, और कोई इस कंपनी में खर्चा ही नहीं है, बस एक ही खर्चा है डेप्रिसिएशन का। तो मेरे को बताओ, क्या डेप्रिसिएशन को एक ही जॉब पे असाइन करने के लिए क्या एबीसी लग सकता है क्या? नहीं लग सकता, क्योंकि प्रोडक्ट ही एक है और खर्चा भी एक ही है। प्रोडक्ट ज्यादा हो और खर्चे भी बहुत सारे ज्यादा हों, तो हम देखते हैं कि कौन से वाला खर्चा कौन से वाले प्रोडक्ट से कितना कनेक्टेड है, तब एबीसी लगाते हैं, अदरवाइज हम एबीसी नहीं लगाते। तो बताओ इसके अंदर कौन सा कॉस्टिंग मेथड लगा के इस कंपनी को अपने क्लाइंट से पैसा लेने चाहिए? जॉब कॉस्टिंग। तो हमने कहा एबीसी needed by the organization for product costing where a great diversity of the product range। एबीसी वहां लगता है जहां कई तरह के प्रोडक्ट बनते हो। सिंस कंपनी एक्स हैज ओनली वन प्रोडक्ट, एबीसी इज नॉट नेसेसरी, एबीसी ज्यादा जरूरी नहीं है। मोर एवर ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ द मेनली डेप्रिसिएशन, एबीसी इज नॉट रिक्वायर्ड। बोला भैया एबीसी रिक्वायर्ड ही नहीं है। डन। थर्ड वाला पढ़ के देखो जरा, क्या अपने आप से दिमाग में कुछ आता है क्या? क्या ख्याल आता है? देखो कंपनी जेड है, उसके पास में दो प्रकार की ही लेबर है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द दो प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी कितने बनाती है? ये दो ही बनाती है। और इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो वेरी हाई है, लेकिन बीईपी है वो वेरी लो है। ऑल द वर्क इज कैरिड ऑन द एफिशिएंटली टू मीट द टारगेट कॉस्ट। और ये बोलते हैं कि हम जो काम करते हैं ना वो टारगेट कॉस्ट बेसिस पे करते हैं। एक चैप्टर आएगा अपने टारगेट कॉस्टिंग। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ये दो प्रोडक्ट प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, और दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है ना, उसकी कॉस्टिंग पहले से डिसाइड कर लेती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। टाटा नैनो थी, क्या गाड़ी आई थी टाटा नैनो? टाटा नैनो का जो बना था ना, तब स्टार्टिंग में ये डिसाइड किया गया था कि 1 लाख रुपए में कार बनाएंगे। ऐसा ऑब्जेक्टिव लिया गया कि कार कितने में बनाएंगे? 1 लाख रुपए में। तो सेल प्राइस पहले डिसाइड हो गया 1 लाख रुपए। फिर कंपनी ने सोचा भाई कि 1 लाख रुपए में अगर कार कस्टमर को बेचनी है तो प्रॉफिट भी तो होना चाहिए कंपनी का 10,000 का। उन्होंने पहले से प्री डिसाइडेड प्रॉफिट। तो बच्चों ये कार कितने रुपए में बन जानी चाहिए? 90,000 में। तो इस 90,000 का नाम कौन सी कॉस्ट हो गया? टारगेट कॉस्ट इसका नाम हो गया। टारगेट कॉस्ट नाम हो गया। तो बच्चों अगर कॉस्ट तुमने पहले से ही निकाल ली है प्रोडक्ट की, तो मेरे को बताओ क्या एबीसी लग सकता है क्या? क्योंकि एबीसी लगाने के बाद टोटल कॉस्ट निकालते हैं अपन तो। और टारगेट कॉस्टिंग में बिना एबीसी के लगाते ही रिवर्स मोड में सेल प्राइस माइनस कॉस्ट करके पहले से ही क्या निकाल ली जाती है? सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट करके कॉस्ट निकाल ली जाती है। तो हमने कहा यहां टारगेट कॉस्टिंग की टेक्निक लगाओ, एबीसी की टेक्निक की जरूरत नहीं है। उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है क्योंकि आपने पहले से ही कॉस्ट को डिसाइड कर रखा है कि हम तो टारगेट कॉस्टिंग से चलेंगे। दूसरा कारण यह है कि क्योंकि यहाँ पे आपके मैनुअल वर्कर ज्यादा हैं, इसलिए मैनुअल वर्कर हैं तो खर्चे का आपको ऑलरेडी पता है कि कहाँ होता है। तीसरा कारण यह है कि आपके पास में प्रोडक्ट भी दो ही हैं, ज्यादा प्रोडक्ट, वाइड रेंज प्रोडक्ट की नहीं है। तो हम कहेंगे यहाँ पे आपको एबीसी नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे आपको अपना टारगेट कॉस्टिंग लगाना चाहिए। तो हमने कहेंगे प्रोडक्ट जेड है वो हाईली लेबर का काम है उसके अंदर, और कोई भी ज्यादा डाइवर्सिफाई वाला बिजनेस है नहीं आपका। all the work carried out the efficiently, hence abc is not required. More target cost is required. Non value editing activity are already been identified and eliminated। और इससे क्या करोगे? टारगेट कॉस्ट क्या करती है कि जो ऐसा काम जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई सेंस नहीं है, उस काम को एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट कर दो? मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। टारगेट, फिर एक पूरा चैप्टर भी आएगा टारगेट कॉस्टिंग का। जैसे बच्चों मेरे को कार बनानी है, नैनो कार। तो देखो मैं अपनी फैक्ट्री में ऐसा काम कर सकता हूं, पहले मैं रॉ मटेरियल लेके आता हूं। मान लीजिए मैं 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल लेके आता हूं, और वो यहाँ पे 20 दिन स्टोर रहता है।
21वें दिन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता हूं और 40वें दिन तक मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर देता हूं। अब मैंने कहा देखो कितनी एक्टिविटी होगी, एक हो गई खरीदनी, दूसरी एक्टिविटी स्टोर करना और तीसरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चर करना। तो टारगेट कॉस्ट क्या कहती है, बोला आपने अगर कॉस्ट कम करनी हो ना आपको, तो आप ना ये कोशिश करो कि ये 20 दिन जो स्टोर कर रहे हो इस एक्टिविटी को एलिमिनेट कर दो और आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करने बैठें तो हाथों हाथ रॉ मटेरियल खरीद के उससे अगले ही दिन आप मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दें, तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, जीरो या कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे ये जो स्टोरेज हम कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। नॉन वैल्यू, इसका कोई सेंस नहीं है, प्रोडक्शन में कोई इसका यूज नहीं है। तो टारगेट कॉस्टिंग क्या कहते हैं कि पूरे बिजनेस प्रोसेस में आप ये पता करो कि ऐसे कौन से काम हैं जो एलिमिनेट कर दिए जाएं तो भी प्रोडक्शन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसे एक्टिविटी को नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी कहा जाता है। टारगेट कॉस्टिंग में ये मैं आपको पढ़ाऊंगा और एक लीन अकाउंटिंग आएगी, लीन अकाउंटिंग, उसमें भी मैं आपको ये चीजें पढ़ा के चलूंगा। अभी क्योंकि एबीसी कॉस्टिंग है तो अभी के लिए बस इतना जान लो कि भैया इनका काम, ऐसी एक्टिविटी जिनकी कोई वैल्यू नहीं है उनको एलिमिनेट करके आप टारगेट कॉस्टिंग में अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं। डन। उसके बाद बच्चों लास्ट वाला पढ़िएगा। कंपनी वाई 4 प्रोडक्ट बनाती है और चारों के अंदर डिफरेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी है, मतलब बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो अगर ये 4 प्रोडक्ट बनाती है तो क्या बताओ बच्चों, एबीसी सिस्टम रिकमेंडेड रहेगा क्या इसके लिए? यस, क्योंकि ये एक तो वाइड रेंज है, दूसरा नंबर ऑफ एक्टिविटीज भी अलग अलग प्रोडक्शन की अलग अलग है। तो ये था 9th क्वेश्चन जिसमें हमको ये बताना था कि कहाँ पे एबीसी कॉस्टिंग लगानी चाहिए, कहाँ नहीं। हाँ जी बच्चे, एक बच्चे का ये डाउट है सर कि अगर ये थर्ड वाले में लेबर का काम इतना ज़्यादा नहीं होता और ये टारगेट कॉस्टिंग भी नहीं होती तो क्या हम एबीसी कॉस्टिंग लगा सकते थे? तो मैंने कहा हाँ लगा सकते थे, प्रोवाइडेड दैट कि अपने ओवरहेड है वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के होने चाहिए। क्योंकि 2 प्रोडक्ट है तो 2 प्रोडक्ट पे भी एबीसी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 पे नहीं लगाएंगे, लेकिन उस केस में ओवरहेड के अमाउंट अलग अलग होने चाहिए। इसके लिए मैं अभी अभी एक सवाल किया था हमने, उसका मैं रेफरेंस देना चाहूंगा आपको। देखो इस कंपनी के पास भी 2 ही प्रोडक्ट थे ना, और लेकिन ओवरहेड एक तरह के नहीं थे। ओवरहेड कितने टाइप के थे इसके पास में? 2 तरह के, वेरिएबल और फिक्स। अगर ये होते ही एक तरह के तो मेरे को बताओ क्या एबीसी लगाने की जरूरत पड़ती? नहीं, क्योंकि एक ही अमाउंट होता है, एक ही अमाउंट को डिवाइड कर देते। तो 2 प्रोडक्ट में भी लगाई जा सकती है, प्रोवाइडेड दैट कि ओवरहेड के अमाउंट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए।